आज के एक्टिव स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम्रपाली आद्या के डायरेक्टर और रिसर्च हेड अविनाश कुमार। अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो बीपीसीएल की बात करते हैं। वन ऑफ द टॉप गेनर्स, अच्छी बढ़त है, करीब 3.5% की बढ़त ये देख चुका है। सारे ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ बढ़त देख रहे हैं। बीपीसीएल पर क्या राय है आपकी? बीपीसीएल में क्लाइंटों को एडवाइस करूंगा लोगों को खरीदने के लिए करंट भाव पर, और टारगेट मैं इसका रखता हूं अराउंड 865 के समवेयर, एंड स्टॉप लॉस मैं इसको 805 के करीब में रखना चाहूँगा। लोगों को सलाह दूंगा मैं, बीपीसीएल ऑयल रिफाइनरी मार्केटिंग कंपनी है, इसको खरीदने के लिए। ओके, बीपीसीएल बाय करने की सलाह है यहाँ पर, उनको लगता है और बढ़त आ सकती है। लेकिन साथ ही कोल इंडिया पर भी नजर डालिए, ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया मूव कर रहा है, करीब 5.5% तक की बढ़त ये देख चुका है ऑलरेडी। क्या करना चाहिए स्टॉक में? किसमें मैम? कोल इंडिया। कोल इंडिया भी मेरा एडवाइस रहेगा, बाय एट डिप पर इसकी खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट करीब 388-385 के टारगेट, एंड स्टॉप लॉस 358-360 के का लक्ष्य टारगेट में रखना चाहूँगा। और कोल इंडिया में जैसा भी हम लोग देखें, ईजिंग ऑफ ई ऑक्शन के वजह से इसमें काफ़ी अच्छा इनके लिए रिलैक्सेशन आया है। मैं इसमें खरीदारी की इसमें भी सलाह दूंगा। ओके, खरीदारी की सलाह है। कोल इंडिया में भी लगता है कि और बढ़त आ सकती है, यहाँ पर चार्ट्स बेहतर दिखाई देते हुए। लेकिन इसके साथ साथ आज के कारोबारी दिन में आप देख सकते हैं सीमेंट काउंटर्स में भी काफ़ी एक्शन है। सीमेंट सेक्टर एज अ होल काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2% ऊपर है। सीएलए से अर्निंग एस्टिमेट्स तो यहाँ पर उन्होंने कट किए हैं, लेकिन उन्होंने ओवरवेट स्टैंड लिया है सीमेंट सेक्टर पर। उन्हें लगता है यहाँ पर और वैल्यू फिलहाल उनको दिख रही है। लेकिन क्या लगता है आपको भी यहाँ पर और वैल्यू दिख रही है, स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट पे? चार्ट्स लगते हैं ऐसे कि अभी खरीदारी कर सकते हैं? जैसा कि कल हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट में रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट बिल पर इन लोगों ने एक तरीके से फाइनल स्टैंपिंग किया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और इससे तुरंत फायदा जो मिलेगा वो अपना सीमेंट और स्टील सेक्टर को ही मिलने वाला है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी, और इसका मैं लक्ष्य रखूंगा 3120 और 3130 का, और स्टॉप लॉस में रखना चाहूँगा 2965 का। ओके, तो ये है सलाह अल्ट्राटेक सीमेंट पर। लेकिन अब फोकस करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर एरिया में काफ़ी जगहों पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के चलते प्रदूषण बढ़ने से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने तुरंत प्रभाव से रोक का आदेश जारी किया है। इस आदेश पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स के सीईओ मोहित गोयल। मोहित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो ये बताइए, क्या हर जगह एनजीटी का रूल के मुताबिक कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है? ग्राउंड सिचुएशन क्या है? नहीं, देखिए, अभी जो रूल आया है वो कल ही सबको मालूम पड़ा है। तो अभी दो जगह की बात कर रहे हैं, एक तो नोएडा एक्सटेंशन का एरिया और एक गोल्फ कोर्स रोड का एरिया। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोकने की बात की गई है। तो एग्जैक्ट डिटेलिंग अभी किसी को पता नहीं लगी है, तो एग्जैक्ट जो होने वाला है वो तो नहीं पता। लेकिन एनजीटी का जो ऑर्डर मेरे हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर है, तो ज़रूर सी बात है सब लोग उसको मानेंगे। लेकिन इस ऑर्डर के चलते काफ़ी सारे जो हमारे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं निराशा है कि आपने ये जो ऑर्डर दिया वो आप पूरा का पूरा एरिया के लिए क्यों ऑर्डर दिया। कोई भी कंपनी मान लीजिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम नहीं कर रही है, कंस्ट्रक्शन की वजह से पोल्यूशन कर रही है, तो उस कंपनी को पेनल्टी दिया जाए, उस कंपनी को रोक लगाई जाए। इंस्टेड की पूरा एरिया आप रोक दो। ये तो यही बात होगी कि किसी इंडस्ट्री में 100 प्लेयर्स हैं, 100 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स बदमाशी कर रहे हैं, तो आप पूरा इंडस्ट्री बंद कर दीजिए, इंडस्ट्री बैन कर दीजिए। आज इंडस्ट्री बैन, वो एरियाज बैन कर दिए गए हैं। अगर मैं मार्केट्स की बात करूँ, नोएडा एक्सटेंशन, जहां आज पूरे दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम अफोर्डेबल यूनिट्स बिक रहे हैं, कम से कम तो 2.5 लाख अफोर्डेबल यूनिट्स वहाँ बिके हुए हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी डिलीवरी हमें 1-2 साल में इन सारे रियल प्लेयर्स को देनी थी। अब वो पता नहीं कितने टाइम के लिए टल जाएगा। ओके, लेकिन जो ऑर्डर है, जो डिटेल हमारे पास है, उसके मुताबिक 2010 अर्बन टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट गाइडलाइंस को जो प्रोजेक्ट्स मानते नहीं हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगाया गया है।
तो ये जो इसका जो एक असर आ रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है कि लगभग सभी कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया गया है? देखिए, नोएडा एक्सटेंशन में जो भी अप्रूवल्स डेवलपर को मिलता है वो नोएडा अथॉरिटी से मिलता है, तो वो कंस्ट्रक्शन अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्डिंग प्लान्स नोएडा अथॉरिटी में पास किए गए होंगे तभी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बाकी सारे अप्रूवल्स उन्हें मिले होंगे तभी वो कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं। अदरवाइज कोई भी बैंक आज की डेट में आपको लोन नहीं देगा अगर आपके पास अप्रूवल्स नहीं है। तो अगर अप्रूवल्स हैं इसका मतलब तभी बैंकर आपको लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, रिटेल फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ कि कंस्ट्रक्शन रोक दी जाए। सारे अप्रूवल्स लेने के बावजूद बीच में एनजीटी या किसी भी कोर्ट का ये बैन आ जाता है, तो आई हैव नो आइडिया कि इस सिचुएशन से हम लोग कैसे निपटेंगे। अभी रियल एस्टेट लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ वो ये कि जो ऑर्डर है वो ये कहता है इमीडिएटली डायरेक्ट द स्टॉपेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द बिल्डिंग्स एज वेल एज अदर साइट्स वेयर कंस्ट्रक्शन इज बीइंग कैरिड आउट in violation of the NGT order as well as MOEF guidelines of 2010। तो अगर आप गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते तो फिर बैन लगता ही नहीं, या फिर अभी ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है और उसके बाद असेसमेंट करके कि कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तब आपको यहाँ पर आगे जाने की इजाजत मिलेगी। सिचुएशन क्या है? एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ। जो ब्लैंकेट बैन की बात कर रहे हैं वही मैं इशू उठा रहा हूँ कि वो गलत है। जो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं आप उनको बैन कीजिए, आप उन पे पेनल्टी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। अभी ब्लैंकेट बैन की बात हो रही है। ओके, तो अब आपके पास कोई ऑर्डर आया है, क्या बोलता है वो ऑर्डर, और अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, एक तो मैं इन्फॉर्म करूंगा कि ओमैक्स लिमिटेड का कोई भी एक्सपोजर नहीं है इन दो एरियाज़ में। हम लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं इन दो एरियाज़ में जहाँ पे ऑर्डर आया है। और फिलहाल अभी इस ऑर्डर की डिटेलिंग अभी एग्जैक्टली हमें पता नहीं लगी है। जब भी इसकी डिटेल्स पता लगेगी सेक्टर को, उस हिसाब से काम किया जाएगा। जो भी डेवलपर वायलेशन कर रहा है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो अपनी कंस्ट्रक्शन रोक देगा, और जो वायलेशन नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से दे विल कंटिन्यू डूइंग द कंस्ट्रक्शन। ओके मोहित, लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल कैसे देखते हैं आप? पहला जो एक बड़ा स्टेप इसमें माना जाए वो ये कि जितना भी 50% जो फंड्स कलेक्ट होंगे एक प्रोजेक्ट के लॉन्च पे वो एक अलग जगह रखने होंगे। हमने हर बार ये देखा है अभी तक जो होता आया है कि कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है और उसके बाद उससे जो फंड्स जुटाए जाते हैं वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो क्या ये रियल एस्टेट कंपनीज के लिए एक जो ऑलरेडी लिक्विडिटी सिचुएशन से काफी जूझ रही हैं, एक मुश्किल की बात हो सकती है? देखिए, मैं रियल एस्टेट बिल के हमेशा से इंकरेज करता आया हूँ कि ये बिल जल्द से जल्द आया, तो आई एम वेरी हैप्पी ये बिल आया। लेकिन 2-3 पॉइंट्स हैं जिससे मैं अभी भी एग्री नहीं करता हूँ जो रियल एस्टेट बिल में ओके हुए हैं। जैसे आपने मुद्दा उठाया है 50% का, तो काफ़ी सारी कंपनीज आज मैच्योर कंपनीज ऐसी हो चुकी हैं जो ऑलरेडी ये सिस्टम फॉलो कर रही हैं इंटरनली, जहां इन्होंने एस्क्रो सिस्टम ऑलरेडी इंटरनली बना लिया है कि हाँ इस प्रोजेक्ट का पैसा इस प्रोजेक्ट में ही डलेगा ताकि ये प्रोजेक्ट डिले ना हो। प्लस जो 50% का जो वेरिएबल है मेरे हिसाब से ये सिटी टू सिटी डिपेंड करना चाहिए, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करना चाहिए। मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लखनऊ में काम कर रहे हैं जहाँ 3000 रुपये फुट में हम लैंड बेच रहे हैं, तो 3000 रुपये फुट में जो हमारा कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट होता है वो 2000 रुपये फुट होता है। तो ये 50% से ज़्यादा है, करीब 70% कंपोनेंट है। और वाइसी वर्सा, फॉर एग्जांपल मैं अगर मुंबई में काम कर रहा हूँ जहाँ मैं 50,000 रुपये फुट में माल बेच रहा हूँ, वहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ 5000 रुपये फुट होता है, विच इज़ 10% ऑफ माई टोटल रेवेन्यूज़। तो मैं 50% अपना पैसा एक एक्सप्रो में क्यों रखूँ जो जहाँ पे सिर्फ मुझे 10 या 20% रखने से मेरा कंस्ट्रक्शन टाइमली डिलीवर हो सकता है। तो एक तो मुद्दा ये। दूसरा, रियल एस्टेट बिल में जो अभी अप्रूवल्स की कोई बात नहीं की गई है कि रियल एस्टेट प्लेयर्स को, डेवलपर्स को एक सिंगल क्लियरेंस विंडो दिया जाएगा, एक तरीका उन्हें दिया जाएगा कि अप्रूवल्स उनको 2 महीने या 3 महीने में मिल जाए, उस बात पे कोई अभी चर्चा नहीं हुई है। एक जो पॉइंट काफ़ी अभी चिंतावश मुझे लग रहा है इसके अंदर कि आप लेआउट बदलते हैं तो आपको 2/3 ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम लोग जो भी बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बना रहे हैं, 100 एकड़ 500 एकड़ की जो टाउनशिप्स बना रहे हैं, ये हाउ कैन यू डिसाइड, जो ये टाउनशिप्स जो होती हैं ये करीब इनका होराइजन होता है 10 साल का। आज मैं अगले 10 साल का कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं अगले 10 साल में मैं क्या बनाऊंगा, क्या बेचूंगा, कैसे बेचूंगा? वो तो मार्केट के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा, उसी हिसाब से मैं फेज वाइज उसकी डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो जो अप्रूवल या लेआउट की जो
मैं बात कर रहा हूं, आज मैंने किसी कस्टमर को कोई लेआउट बेचा, अगर उस लेआउट में मैं छेड़खानी करता हूं, उस लेआउट में मैं कुछ चेंजेस करता हूं, तो डेफिनेटली टू थर्ड नहीं 100% लोगों से अप्रूवल लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं फेज बाई डेवलपमेंट कर रहा हूं किसी टाउनशिप की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से लेआउट की अप्रूवल लेने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि 2/3 लोगों से अप्रूवल लेना इज नॉट अ जोक। ये सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हैं सब डिले होंगी। जी जी मिस्टर गोयल, थैंक्स अ लॉट। अदरवाइज आई डेफिनेटली वेलकम रियल एस्टेट बिल। आई एम सॉरी, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो ये थे ओमैक्स के सीईओ मोहित गोयल बताते हुए कि बिल जो फिलहाल आया है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ चिंताएं हैं। अगर बड़े टाउनशिप पर 2/3 पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर अप्रूवल लेना हो तो उसमें मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली ये रियल एस्टेट प्लेयर्स की बातचीत। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और एक्टिव स्टॉक्स पर चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं बाजारों का हाल। अब बात करते हैं इस वक्त आज के एक्टिव स्टॉक्स की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम्रपाली आदिया के डायरेक्टर और रिसर्च हेड अविनाश कुमार। अविनाश, नेक्स्ट स्टॉक जिस पर चर्चा आज करना चाहेंगे हम वो है टेक महिंद्रा। काफी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट पूरा ही आईटी स्पेस काफी एक्टिव है। क्या लगता है क्या करना चाहिए टेक एम में? अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा कि टेक महिंद्रा ने बोनस दिया, तो ये एक काफ़ी आईटी सेक्टर में काफ़ी ही एक अच्छा स्टॉक है टेक महिंद्रा, इसमें भी मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 669 पर, और 690 का टारगेट लेकर के 650-653 का स्टॉप लॉस में रखना चाहूँगा इसमें टेक महिंद्रा। इसके अलावा आज जो स्टॉक्स काफी एक्शन में हैं उन पर नजर डालें। कुछ छोटे काउंटर्स की बात करते हैं जहां पर हम अच्छा वॉल्यूम के साथ एक्शन देख रहे हैं। तो आपको दिखाई देगा कि स्टॉक्स जैसे एनएफएल जहां पर हम काफी ज्यादा प्रेशर देख रहे हैं, इनफैक्ट पूरे ही फर्टिलाइजर स्पेस पर प्रेशर है। नेशनल फर्टिलाइजर इस वक्त करीब 6% नीचे है, फैक्ट में 4.5% का दबाव है। मद्रास फर्टिलाइजर आप देख सकते हैं 4% नीचे है। बाय एनी चांस अविनाश, आपने फर्टिलाइजर स्पेस ट्रैक किया है, फैक्ट स्पेशली अगर बात करें, या फिर एनएफएल जो कि काफी दबाव में है, क्या सलाह देंगे आप इन दोनों स्टॉक पर? इसमें अभी यूरिया से रिलेटेड न्यूज आया है सरकार का, और गैस प्राइसिंग से रिलेटेड जो न्यूज है, ये फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। और इसमें अभी जिस प्रकार का ये अभी हम लोगों ने देखा है अनटाइमली जो वेदर जो चेंज हुआ है, जो भी कृषि जो क्षेत्र है अपना, उसमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए डिमांड कहीं इंक्रीज ही होने की संभावना है। तो इसमें भी मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 32 रुपया 70 पैसे के भाव पर, और इसमें अराउंड 38-39 का टारगेट लेकर के 30 का स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा। ओके अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर अपनी व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की खबरें लेकर आएंगे, कहीं मत जाइए।